नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 तक लागू होगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में डिपो से राशन ले सकते हैं। कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज किया है। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पहली किस्त का ब्यौरा दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राज्य सरकारों को अनुमति दी है कि वे आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करें। ये राज्यों का अधिकार है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करें। शहरी बेघर गरीब हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लॉकडाउन 4 में महज हॉटस्पॉट इलाकों तक ही रह सकता है प्रतिबंध। लॉकडाउन का चौथा चरण महज हॉटस्पॉट इलाकों तक ही सीमित किया जा सकता है। तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। बाद की रणनीति पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मंत्रियों ने लॉकडाउन को पूरे जिले में लागू करने के बजाय हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित इलाकों तक ही सीमित करने पर सहमति जताई है। हालांकि संक्रमण कई हिस्सों में होने पर पूरे जिले में लॉकडाउन लागू होगा। बैठक के दौरान महानगरों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सार्वजनिक परिवहन शुरू करने पर भी सहमति बनी है। सरकार सीमित संख्या में रेल सेवा बहाल कर चुकी है और हवाई सेवा भी चालू करने की घोषणा की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रेल सेवा को जल्द ही सामान्य स्तर पर बहाल करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यह भी तय किया गया है कि विभिन्न महानगरों की स्थिति को देखते हुए बस और टैक्सी सेवा शुरू करने की भी इजाजत दी जाए। दिल्ली मेट्रो शुरू करने की तैयारियां जोरों पर, बैठने से लेकर सफाई तक हर चीज के लिए बन रही गाइडलाइन। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा कि मेट्रो के संचालन को दोबारा शुरू करने पर ट्रेनों और परिसर के अंदर सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य महत्वपूर्ण नियमों का पालन कराने के संबंध में काम जारी है। मालूम हो कि कोरोना वायरस के मद्देनजर 22 मार्च से लगाए गए जनता कर्फ्यू के बाद से ही दिल्ली मेट्रो बंद है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि महामारी के मद्देनजर परिसरों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए रखरखाव का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी मेट्रो सेवा शुरू करने की तारीख तय नहीं हुई है। सेवाएं शुरू करने से पहले सिग्नल, बिजली, रोलिंग कास्ट और पटरी आदि सभी को पूर्ण जांच करनी पड़ेगी। लॉकडाउन 4 के बाद वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हो रहे हैं मोदी सरकार के 75 मंत्रालय। दुनिया में कोरोना वायरस का असर लंबे समय तक रहने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात परिस्थिति संबंधी प्रमुख डॉक्टर माइकल रायान ने भी कह दिया है कि संभवतः यह वायरस कभी न जाए। वहीं प्रधानमंत्री भी देश को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि लोगों को कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर मोदी सरकार लॉकडाउन 4 के बाद अपने 75 मंत्रालयों और विभागों को वर्क फ्रॉम होम की परंपरा में ढालने जा रही है। शुरुआत में डिप्टी सेक्रेटरी और उसके ऊपर के ई ऑफिस योजना में शामिल होंगे। बाद में एचओडी अपने सेक्शन अफसरों को भी इसका हिस्सा बना सकते हैं। दीपावली पर चीन से नहीं आएंगे गौरी गणेश की मूर्तियां और दिए, गोरखपुर में होगा उत्पादन। मुख्यमंत्री योगी। कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की आर्थिक संरचना को मजबूत करने की कार्य योजना तैयार कर ली है। इसी के तहत आज योगी सरकार ने ऋण मेले की शुरुआत करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े उद्यमियों को एक क्लिक पर लोन दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने एमएसएमई उद्यमियों का हौसला बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में चीनी बाजार पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार दिवाली के अवसर पर चीन से गौरी गणेश की मूर्तियां नहीं आएंगी। गोरखपुर का टेराकोटा चीन से ज्यादा अच्छे उत्पाद तैयार करता है, फिर ऐसी स्थिति में हम चीन की मूर्तियां और दिए क्यों आयात करेंगे। मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2,000 से लेकर 2 करोड़ तक के लोन बांटे हैं। केंद्र से आर्थिक पैकेज ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन अवधि में भी इतनी बड़ी धनराशि का लोन दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को एक क्लिक पर ऑनलाइन 2,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए के लोन देकर रोजगार संगम ऑनलाइन मेला की व्यापक शुरुआत की है।
प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर मचा बवाल, भाजपा सांसद बोले कैसे कैसे जाहिलों को आईटी की जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस नेताओं के वार पर भाजपा सांसदों का पलटवार, कहा एक दो चिट्ठी राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र को भी लिख दें। कोरोना और प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्विटर पर छिड़ी जंग। कोरोना संकट व लॉकडाउन के कारण गरीबों और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस व भाजपा नेताओं में ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हमला बोलने पर भाजपा के कई सांसदों ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक चिट्ठी राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व पंजाब सरकार को भी लिख देते तो ठीक रहता। दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी द्वारा नोएडा गाजियाबाद जाने पर देने होंगे 10,000 रुपए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नोएडा और गाजियाबाद जाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन गाड़ियों का इंतजाम करेगा, लेकिन इसकी भारी भरकम कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी। आईजीआई हवाई अड्डे से 250 किलोमीटर की दूरी तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाना हो तो आपको टैक्सी का किराया 10,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। लॉकडाउन के दौरान जब लोग विशेष फ्लाइटों और ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान हो रहे हैं, ऐसे में यूपीएसआरटीसी सेडान टैक्सी लेने पर 10,000 रुपए लेगी और एसयूवी लेने पर 12,000 तक वसूलेगी। अगर आपकी यात्रा 250 किलोमीटर से अधिक होती है तो आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे। अगर आप इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं तो आपको बसें भी अपने गंतव्य तक छोड़ देगी, लेकिन इसके लिए भी आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। 100 किलोमीटर तक नॉन एसी बस में यात्रा करने के लिए आपको प्रति सीट के 1,000 रुपए और एसी बस में 1,320 रुपए देने होंगे। जिन लोगों को दिल्ली सरकार यात्रा की अनुमति दे देगी और उनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही टैक्सी में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग इस टैक्सी में बैठ सकते हैं। लॉकडाउन की लाचारी, सूटकेस पर बेटे को लिटाकर तय किया मान्य सफर। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार रोडवेज बसें चलवा रही है, लेकिन इन सबके बीच कई श्रमिक दुश्वारियों का बोझ ढोने को मजबूर हैं। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। श्रमिकों का यह दल पंजाब से पैदल चलकर आया है। ये सभी झांसी और आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। ये श्रमिक बुधवार को आगरा पहुंचे थे। बुधवार को ये श्रमिक आगरा पहुंचे। सूटकेस पर लेटे मासूम को देखकर लोगों ने महिला से पूछा तो उसने बताया कि वो पंजाब से ऐसे ही सफर तय करके आई है, उसे झांसी तक जाना है। आजादी के बाद पहली बार बदला सुप्रीम कोर्ट में ड्रेस कोड, सफेद शर्ट और गले का बैंड पहने दिखे मुख्य न्यायाधीश। सुनवाई के दौरान बिना गाउन कोट पहने नजर आए सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार देखने को मिला ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए भी जारी किया नया ड्रेस कोड। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लिया गया यह फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से वकीलों से कहा कि वे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अगले आदेश तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोट और लंबे गाउन न पहने। कोरोना ने न्यायपालिका को भी कामकाज के तरीके के साथ ड्रेस कोड बदलने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार बुधवार को जजों ने बिना जैकेट, कोट और गाउन पहने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को पूरी तरह बंद करने के मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। राजधानी स्पेशल ट्रेन से बिना टिकट झांसी पहुंच गए 4 लोग। नई दिल्ली से बेंगलुरु सिटी जाने वाले राजधानी स्पेशल ट्रेन में कैंसिल टिकट पर यात्रा करते हुए 4 यात्रियों को पकड़ लिया गया। यात्री मोबाइल पर मैसेज दिखाने के बाद नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन में सवार हो गए थे, लेकिन जब उनका संबंधित बर्थ पर बैठे कंफर्म टिकट के यात्रियों से झगड़ा होने लगा, तब बात खुलकर सामने आई। झांसी स्टेशन पर यात्रियों से 31,815 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। बीते रोज नई दिल्ली से बेंगलुरु सिटी जाने वाली 02692 स्पेशल ट्रेन में 4 यात्री एक 8 साल के बालक के साथ टिकट का मोबाइल मैसेज दिखाकर सवार हो गए। ये यात्री नई दिल्ली से झांसी के लिए सफर कर रहे थे। उक्त यात्रियों के पास जो मैसेज था, उन सीटों पर दूसरे मुसाफिर बैठे हुए थे। चलती ट्रेन में दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। टीटीई ने मामला देखा तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए। जांच की तो पता चला उक्त यात्रियों का टिकट ऑनलाइन कैंसिल हो चुका है। इम्यूनिटी बढ़ाकर वायरल संक्रमण से लड़ती है यह आयुर्वेदिक दवा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इससे लड़ने की कारगर साबित होने वाली कई तरह की दवाओं पर अध्ययन किया जा रहा है। उन्हीं प्रयोगों में से एक आयुर्वेदिक दवा इन दिनों चर्चा में है, जिसका नाम है फिफाट्रोल। यह मानव शरीर में इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवा है। फिफाट्रोल को भी संक्रमण से लड़ने वाली दवाओं में शामिल किया गया है। फिफाट्रोल एक ऐसी दवा है जो आयुर्वेद में प्रथम श्रेणी की दवाओं में शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह दवा वायरल संक्रमण, फ्लू और दर्द से लड़ती है। एमिल फार्मा द्वारा बनाई गई दवा फिफाट्रोल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संयोजन है और जल्द स्वस्थ होने में मदद करती है।
मथुरा बैंक लूट का खुलासा, महिला सहित 6 बदमाश गिरफ्तार, 17 लाख रुपए बरामद। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में 2 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना सदर पुलिस ने एक महिला समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट के 19,61,000 रुपए बरामद किए हैं। 3 बदमाश और एक महिला को पुलिस ने सुबह पकड़ लिया था, जबकि एक बदमाश को दोपहर में गोकुल बैराज के निकट पकड़ा। वारदात का मास्टरमाइंड सम्राट गुर्जर अभी फरार चल रहा है। बस्ती जिले में 4 श्रमिक की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 46। बाहर से आ रहे लोगों ने जिले की बढ़ाई समस्या, मुंबई से आए 22 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। बस्ती जिले में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। अब गैर प्रांत से आए श्रमिक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। गुरुवार को मुंबई से आए 4 और श्रमिकों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब तक मुंबई से आए श्रमिकों में 23 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। ये सभी ट्रक व अन्य वाहनों से जिले में आए हैं। अब जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 46 हो गई है। इसमें से 22 लोगों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं 19 का इलाज चल रहा है। डीएम आशुतोष निरंजन के अनुसार जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 23 हो गई है। गोरखपुर में मिले 4 युवक कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 10। गोरखपुर में 4 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में यहां कुल संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। इनकी पुष्टि सीएमओ श्रीकांत तिवारी ने की है। बता दें कि ये सारे मुंबई से गोरखपुर आए थे। प्रशासन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में जुट गई है। ये चारों बात बुजुर्ग हरपुर, शाहपुर बेलघाट, इटौआ झंगा, जिगिनिया बांसगांव के रहने वाले थे। इनके गांवों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। प्रयागराज में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस, एक ही परिवार के हैं 4 मरीज। प्रयागराज में 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसमें एक ही परिवार के 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि एक झूसी इलाके का रहने वाला है। ये सभी लोग हाल ही में मुंबई से टैक्सी के जरिए प्रयागराज पहुंचे थे। इन सभी को 13 मई को सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 25 पहुंच गई है। 4 मरीजों के स्वस्थ होने के कारण डिस्चार्ज किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई कुल 3,792। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं प्रयागराज में 5, गाजियाबाद में 5, कन्नौज में 4, गोरखपुर में 4, गाजीपुर में 4, सिद्धार्थनगर में 4, मुरादाबाद में 2, कानपुर में 2, संत कबीर नगर में 1, बुलंदशहर में 1, सहारनपुर में 1 और आजमगढ़ में 1 संक्रमित मिला है, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,792 हो गई है। रमजान में शहरी के लिए दूध भी मयस्सर नहीं, रोजेदारों ने बयां की परेशानियां। आगरा में लॉकडाउन की सख्ती के कारण हॉटस्पॉट इलाकों में रोजेदारों के 2-3 दिन से सब्जी और फल भी नहीं मिल पा रहे हैं। रोजाना मंडी जाने वाले विक्रेता भी सिकंदरा मंडी तक खरीदारी करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि रमजान में छूट देने का वादा खोखला ही निकला। मटोला के मोहम्मद खालिद ने बताया कि लॉकडाउन में फल, सब्जी व राशन सामग्री सुबह मिल जाती है, लेकिन पिछले 3 दिन से पुलिस ने सख्ती ज्यादा बढ़ा दी है। अब सब्जी वाले भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रोजेदारों के सामने मुश्किल हो गई है। मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर होगी दर्ज। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के श्रमिकों की हाजिरी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से दर्ज की जाएगी। ग्राम विकास विभाग ने नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की है। ग्राम विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम समन्वय को आगामी 3 सप्ताह मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी दर्ज करने के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन पर गूंजी किलकारी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आई गर्भवती महिला ने दिया बच्ची को जन्म। अहमदाबाद से कानपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। उसे आगरा फोर्ट स्टेशन पर उतारा गया, जहां रेलवे डॉक्टर की देखरेख में सुरक्षित प्रसव हुआ। महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गुजरात के अहमदानगर से कानपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 09169 गुरुवार को आगरा से गुजर रही थी। इसी दौरान ट्रेन में सवार गर्भवती मंजू देवी को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसके पति आनंद कुमार ने तत्काल आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने आगरा फोर्ट पर ट्रेन को रुकवा दिया। आगरा फोर्ट स्टेशन पर गर्भवती को नीचे उतारा गया। महिला वेटिंग रूम में मंजू देवी ने बच्चे को जन्म दिया। आगरा रेलवे मंडल के पीआरओ एसके श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे डॉक्टर की देखरेख में महिला का प्रसव कराया गया। जच्चा बच्चा सुरक्षित है। महिला को खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई गई। महिला के पति आनंद ने रेलवे स्टाफ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस संकट काल में रेलवे ने पूरा सहयोग दिया। लॉकडाउन में मुंबई से पति संग लौट रही महिला ने दिया बच्ची को जन्म। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के जैनपुर में ट्रक से उतरे
प्रवासी मजदूर की पत्नी को नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के बाद महिला और उसकी बच्ची स्वस्थ हैं। प्रवासी परिवार मुंबई से चंदौली जिले के पपौरा गांव लौट रहा था। मुंबई के महाराज नगर में इडली बनाकर बेचने का काम करने वाले चंदौली जिले के पपौरा गांव निवासी पिंटू प्रजापति लॉकडाउन में परिवार समेत मुंबई में फंस गए थे। गर्भवती पत्नी बबीता व 1.5 वर्ष के बेटे अमन के साथ ट्रक से घर लौट रहे थे। लॉकडाउन में वर्दी का रुतबा बढ़ा। धूप बारिश हर समय तैनात नजर आए पुलिसकर्मी। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था और अपराध के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। 160 साल पुरानी खाकी बीते 50 दिनों में नए रूप में सामने आई है। लॉकडाउन के दौरान अपराधों के तौर तरीके भी बदल गए हैं। मारपीट, लूटपाट, चोरी, डकैती और वारदातें न के बराबर हुई तो इंटरनेट और मोबाइल फोन से जुड़े अपराध हावी रहे। इस दौरान वर्दी का रौब घटा लेकिन रुतबा बढ़ गया है। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने कहा कि बीते 50 दिन से कोई भी सार्वजनिक और निजी वाहन नहीं चल रहा है। लोग घरों में कैद हैं। इसके बावजूद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें पुलिस चौराहे पर मुस्तैद न दिखी हो। कड़ी धूप और बारिश में खुद को खतरे में डालकर पुलिस सिर्फ समाज को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी निभाती रही। दूर दराज से आने वाले मजदूरों, श्रमिकों और गरीब कामगारों को पुलिस सहारा देती दिखी। पुलिस ने लोगों को खाना, राशन, दूध पहुंचाया, हर घर तक दवाएं पहुंचाई, जन्मदिन और वर्षगांठ पर घर घर जाकर केक और शुभकामनाएं दी। लॉकडाउन में फंसे बाहर के लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। और अब छात्रों के लिए एक खुश खबर। 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को सीबीएसई देगा एक और मौका। सीबीएसई 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास होने का एक और मौका देगा। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी है। सीबीएसई 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को पास होने का मौका देने के लिए फिर से उसकी परीक्षा लेगा। यह परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से होगी। विद्यार्थी अपने हिसाब से ऑफलाइन या ऑनलाइन फिर से परीक्षा दे सकेंगे। सीबीएसई ने यह फैसला लॉकडाउन के चलते छात्रों के बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया है। छात्र जिस विषय में फेल होंगे उनको उस विषय की तैयारी करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। सीबीएसई ने यह प्रावधान सिर्फ इसी साल के लिए लिया है। इस साल 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी फिर से पेपर दे सकेंगे ताकि पास हो सकें। सीबीएसई का कहना है कि एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई के सभी स्कूलों को सलाह दी है कि वो फेल होने वाले 9वीं और 11वीं के छात्रों को एक और मौका दें। 10 क्विंटल फूलों से सजा भगवान बद्री विशाल का धाम। ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे मंदिर के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 15 मई को तड़के 4:30 पर खुलेंगे। इससे पहले आज भगवान बद्री विशाल के धाम को 10 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ सिंह द्वार, मंदिर परिसर, परिक्रमा स्थल, तप्त कुंड के साथ ही विभिन्न स्थानों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। देवस्थान बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मंदिर को सजाया गया है। भारत में लॉन्च हुई कावासाकी निंजा 650। लंबे समय से इंतजार के बाद कावासाकी ने अपनी बाइक निंजा 650 भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नई बाइक की एक्स शोरूम कीमत 6,24,000 रुपए रखी गई है। पावरफुल इंजन के साथ आ रही इस नई 2020 निंजा 650 में ट्विन एलईडी हेडलैम्प, नया विंडशील्ड, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अंडरस्कोर एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। निंजा 650 को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। वहीं नई निंजा 650 की कीमत पुरानी निंजा से 35,000 रुपए ज्यादा है। यह 2 रंगों लाइम ग्रीन इबोनी और पर्ल फ्लैट स्टारडस्ट व्हाइट में उपलब्ध होगी। इस बाइक की बुकिंग कावासाकी डीलरशिप से बुक कर सकते हैं। मौसम ने अचानक मारी पलटी। तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, किसानों की बड़ी चिंता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बृहस्पतिवार को दिन में तपती गर्मी के बाद शाम को 4 बजे अचानक मौसम ने पलटी मारी। जनपद के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ कुछ देर के लिए बारिश हुई। वहीं इस दौरान गंगोह में ओले भी पड़े, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। सहारनपुर में 14 मई को गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन शाम 4 बजे अचानक जनपद का मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, काली घटाएं छा गई, बादल गरजने लगे, मौसम का मिजाज बदल गया। उधर सरसावा में तेज हवाओं के साथ काले बादल चले गए। उधर गंगोह में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। इस दौरान जमकर ओलावृष्टि भी हुई। करीब 20 से 30 मिनट तक बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे यहाँ के किसानों की चिंता बढ़ गई है। ओलावृष्टि होने से आम के बाग को काफी नुकसान पहुंचा है। और अंत में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों तक जरूर शेयर करें जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव
या फिर मुंबई इत्यादि शहरों में रह रहे हैं, ताकि वो भी लखनऊ सहित अपने जिले की खबरों से वाकिफ रह सकें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।